सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में सहायक संधि का क्या योगदान रहा, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये पता करेंगे कि सहायक संधि करने वाले रियासत या राज्यों के साथ किस प्रकार के या कौन से समझौते किए जाते थे या सहायक संधि की क्या शर्तें रही। सहायक संधि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने वाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सहायक संधि ने, जब हम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की अगर बात करें और उसके स्थायित्व की बात करें, उसको मूर्त रूप देने की बात करें, तो भारत आने वाले जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे उनमें 3 प्रमुख थे जिनके 3 गवर्नर जनरल प्रमुख थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में सर्वाधिक योगदान जाता है। पहला वह था लॉर्ड क्लाइव, जिसने बंगाल में प्लासी और बक्सर के युद्ध और उसके बाद में इलाहाबाद की संधि करके उत्तर भारत में ब्रिटिश कंपनी को या ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शक्ति प्रदान की। उसके बाद नाम आता है वेलेस्ली का, जो 1798 से लेकर 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा और उसने सहायक संधि करके भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को एक नींव जो क्लाइव ने स्थापित की थी उस पर एक आधार तैयार कर दिया और फिर जो साम्राज्य विस्तार का काम किया वो किया लॉर्ड डलहौजी ने। और उसी के बाद भारत में 1857 की क्रांति होती है। तो वेलेस्ली का एक बहुत बड़ा योगदान रहा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण रही उसके द्वारा जो अपनाई गई सहायक संधि प्रथा थी वह। तो जब वह भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया तो बहुत कुछ समस्याएं थी बंगाल में, और फिर उसने बंगाल की परिस्थितियों को समझते हुए एक के बाद एक उसने भारत के विभिन्न रियासतों के साथ जो समझौते किए वह महत्वपूर्ण है। इन्हीं समझौतों से भारत में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश सरकार है, वह भारत की सर्वोच्च सत्ता पर काबिज हो पाई। तो इसीलिए अगर हम देखें कि किस प्रकार से उसने भारत में रेसी रियासतों का एक तरह से शिकार कर लिया और उससे कोई बच नहीं पाया, यूँ कहें तो इस प्रकार से वेलेस्ली को बंगाल के टाइगर के नाम से जाना जाता है। जो उसने विभिन्न रियासतों के साथ जो सहायक संधि प्रथा प्रारंभ की, उसकी निम्न जो शर्तें थी, जो भी रियासत उनसे सहायक संधि करती थी उन्हें कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। उसमें सबसे पहले ये थी कि अगर कोई भी रियासत अगर सहायक संधि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि या समझौता करती है तो उसके वहाँ उसे एक सुरक्षा और शांति सेना रखनी होगी, और वह शांति या सुरक्षा के लिए जो सेना रखी गई है उस पर पूरा नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी का या अंग्रेजों का होगा, और उसका वहन जो है वह उस रियासत को खर्च करना है। तो इस प्रकार से रियासतों के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निःशुल्क में एक सेना खड़ी करने का अवसर मिला, और जो भी रियासत का शासक उससे समझौता करता उसे एक शांति सेना, सुरक्षा सेना रखनी पड़ती, और उस सेना पर पूरा नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी का होता था, और पूरा नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी का होता था, और खर्चा पूरा सामान्यतः उस रियासत के शासक को देना पड़ता था। तो इस प्रकार हुआ क्या कि जो शासन करने की जो शक्ति है, वो पूरा नियंत्रण है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया,
और उसे उसके लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसका सारा खर्चा है वह सामान्यतः उस रियासत को देना था। साथ ही रियासत में अब कोई भी सम्राट किसी भी यूरोपियन व्यक्ति को कंपनी की अनुमति के बिना अपने यहाँ नौकरी पर भी नहीं रख सकता था। ये दूसरी शर्त थी। यानी अब वो अंग्रेज है भारत में सर्वोच्च बन गए, क्योंकि अब पुर्तगाली, फ्रांसीसी या अन्य किसी यूरोपियन को राज्य में, रियासत में किसी नौकरी पर या सेवा में रखना है तो उसकी ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी अब अंग्रेज सर्वोच्च हो गए, फ्रांसीसी यहाँ बहुत पिछड़ गए। साथ ही तीसरी जो प्रमुख शर्त थी वह थी कि जो सहायक संधि कर रहा है राज्य या रियासत, उसे उनके यहाँ एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होता था, जो सामान्यतः उनके क्रियाकलापों का ध्यान रखता। और सामान्यतः कहने में तो यह था कि रेजिडेंट किसी प्रकार से रियासत के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। समय के साथ इन रेजिडेंटों का बहुत अधिक हस्तक्षेप बढ़ गया और सारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। लेकिन इस प्रकार से समझौते होने के बाद भारतीय शासक पंगु हो गए, उनके पास अपनी सेना नहीं रही, तो हस्तक्षेप बढ़ते ही चले गए। तो तीसरी एक महत्वपूर्ण जो शर्त थी उसमें यह था कि अंग्रेज रेजिडेंट उन्हें अपने राज्य में, रियासत में रखना होता था। अब उनकी संप्रभुता पर भी आंच आ गई। एक शर्त ये भी थी कि अगर वह किसी दूसरे राज्य के साथ या विदेश के साथ किसी प्रकार का संधि, समझौता या संबंध रखता है तो उसकी जानकारी ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश सरकार को होगी। यानी अब विदेशी संबंध के लिए भी अंग्रेजों पर आश्रित हो गए भारतीय शासक। उनकी अनुमति के बिना वो किसी प्रकार के विदेशी संबंध नहीं रख सकता था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सेना रखी तो इसके साथ उन्होंने समझौता करने वाले रियासत को सुरक्षा की जिम्मेवारी भी ली उसकी, कि आपको सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन इस सुरक्षा के बदले राज्यों के पास अपनी कोई सेना नहीं रही और वह सामान्यतः कमज़ोर हो गए, निर्बल हो गए। यानी एक प्रकार से जिस रियासत के राजा ने या शासक ने सहायक संधि की, वो एक मकड़ी के समान थी। एक बार जो इस संधि में फंस गया, सहायक समझौता कर लिया, उसके बाद में उसका राज्य उसका नहीं रहा और फंसता ही चला गया। मकड़ी के जाल से तुलना की जाती है सहायक संधि प्रथा की। नेक्स्ट अगर हम देखें, सुरक्षा की जिम्मेवारी तो दी, इससे जो कमजोर निर्बल शासक थे उनको तो फायदा हुआ, लेकिन अंततः उनका अंत बुरा ही हुआ। फिर जो महत्वपूर्ण बात थी, कंपनी ने यह आश्वासन दिया था शर्त के अनुसार कि वो किसी भी रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन समय के साथ रेजिडेंटों का हस्तक्षेप इतना बढ़ गया कि सम्राट या राजा कह दें या रियासत कह दें, वो रेजिडेंट के अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि रेजिडेंटों ने आने वाले समय में उत्तराधिकार और उनके यहाँ तक कि वैवाहिक संबंधों तक पर नज़र रखना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से इस संधि से भारतीय शासक निशस्त्र हो गए और पूरी तरह अंग्रेजों पर आश्रित हो गए और अब अंग्रेज भारत में सर्वोच्च शासक बन गए। और अब कहें तो सबसे बड़ी बात तो ये थी, जो फ्रांसीसी भारत में अपना प्रभाव स्थापित किए हुए थे अंग्रेज़ों के साथ, लेकिन सहायक संधि प्रथा प्रारंभ होने से अंग्रेज़ों को एक निःशुल्क सैनिक सहायता प्राप्त हो गई और इससे उन्होंने फ्रांसीसियों को भारत से बाहर निकालने में बहुत बड़ी सहायता मिली। जो सहायक संधि प्रथा जो लागू की गई वो 1798 में हैदराबाद ने की, 99 में मैसूर ने की और आगे के समय में जब आंग्ल मैसूर के बाद मराठा युद्ध हुए तो मराठाओं पेशवाओं ने की 1802 में, 1801 में अवध के साथ सहायक संधि। तो इस प्रकार से विभिन्न रियासतों ने समय के साथ सहायक संधि की और इस सहायक संधि से उनका राज्य उनका होते हुए भी उनका
नहीं रहा। जो सहायक संधि को ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहुत बड़ा लाभ हुआ, ठीक है। अगर कंपनी को लाभ की बातें करें और रियासतों को हानियों की बातें करें तो हमें इससे बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो कंपनी को लाभ हुआ कि ये कंपनी के लिए एक बहुत लाभकारी रही। इसलिए लाभकारी रही क्योंकि ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य किया। एक तरह से अगर देखें तो भेदीय शत्रु के रूप में इसने कार्य किया या इसने भेदीय शत्रु की भूमिका निभाई। इससे सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि भारतीय शासक निशस्त्र हो गए। अब वह किसी भी युद्ध की परिस्थिति में नहीं रहे क्योंकि वह सीधे अंग्रेजों पर आश्रित हो गए। दूसरा सबसे बड़ा लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी को ये हुआ कि उन्हें एक निःशुल्क में किसी प्रकार का खर्च किए बिना एक विशाल सेना भारत में स्थापित करने का अवसर मिला और एक विशाल सेना प्राप्त हो गई बिना किसी 1 रुपये के खर्च किए बिना। अब तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ हुआ कि वह कंपनी विभिन्न रियासतों में सहायक सेना रखने लगी। इसलिए उसने भारत की उन रियासतों में विशेष तौर से सहायक सेना रखी जो सामरिक महत्व के दुर्ग थे। उन क्षेत्रों पे उसने सामरिक महत्व के स्थानों पर सेना रखने से क्या हो गया, उन सामरिक स्थानों पर उसका नियंत्रण स्थापित हो गया और फिर उसने धीरे धीरे भारत पर अपना राज्य स्थापित किया या साम्राज्य स्थापित किया। साथ ही कंपनी की सेना उस समय राजनीतिक सीमाओं से भी आगे बढ़कर बहुत अधिक क्षेत्र पर देखें तो उसने भारत में ही नहीं भारत से बाहर भी भारतीय सेना का विभिन्न परिस्थितियों में इंग्लैंड की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इस सेना का प्रयोग किया। चाहे वह अब भारत के पड़ोसी राज्य रहे हो, उनके साथ युद्ध करना रहा हो, ठीक है, या और भी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अगर भारतीय सेना को भेजनी पड़ी तो उसने सामान्यतः इस सेना का उपयोग किया। तो राजनीतिक रूप से भारत से ही नहीं, भारत से बाहर भी इस सेना में बहुत कुछ। साथ ही इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वह सामान्यतः यूरोपीय देशों की जो भी औपनिवेशिक शक्तियाँ भारत में थी उनको भारत से बाहर निकालने में सफल हो गई, क्योंकि अब यूरोपीय शक्तियाँ विभिन्न रियासतों में अपना कोई वर्चस्व स्थापित नहीं रख सकी, क्योंकि अब जो भी सहायक संधि पर था उसे सामान्यतः यूरोपीय जो भी कंपनी है या देश है या युवक है उसको नौकरी या सेवा में रखना है, उसे राज्य में रखना या नहीं रखना है, उसका निर्णय ईस्ट इंडिया कंपनी करती। तो ऐसी स्थिति में सामान्यतः अगर देखें तो विशेष तौर से जो फ्रांसीसी भारत में अंग्रेजों को टक्कर देने वाले थे उनके लिए वह 21 साबित हुई और भारत से फ्रांसीसियों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका इस सहायक संधि ने की। साथ ही अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय रियासतों या भारतीय शासकों के मध्य एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने लगी। अब कोई भी रियासत आपस में लड़ झगड़ रही है या उनके बीच कोई विवाद हो गया, उसका निपटारा करने वाली एक संस्था बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कहने का मतलब है दो शासक जब आपस में लड़ रहे थे या उनकी कोई समस्या हो गई, उस समस्या का हल करना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हल किया जाना था। तो ऐसी स्थिति में वो दोनों रियासतों से सामान्यतः धन अर्जित कर लेते थे और दोनों रियासतों की सेनाएं, लेकिन ये बहुत बाद में समझ में आया भारतीय शासकों को कि किस प्रकार से वो अपने राज्य में अपना राज्य होते हुए भी वो अपने राज्य में बाहरी तौर से या गुलाम हो गए और अंग्रेज़ों के अधीन हो गए। लेकिन अब वो मकड़ी की जाल वाली स्थिति थी कि अब वह उस राज्य से बाहर चुंगल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया। साथ ही अगर हम देखें धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की जब पहली शर्त यही थी कि किसी
भी रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन समय के साथ जो रेजिडेंट रखे गए रियासतों के अंदर, वो रेजिडेंट इतने महत्वपूर्ण हो गए कि उनके मध्य रियासत के अंदर जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं या राजाओं के या रियासतों के अधीन, उसके इतने हस्तक्षेप बढ़ गए कि राजा का स्वतंत्र रहना ही मुश्किल हो गया था। तो अत्यधिक हस्तक्षेप बढ़ गए आंतरिक मामलों में, और रेजिडेंट है वो बहुत प्रभावशाली हो गए। तो इस प्रकार ये कंपनी को लाभ हुआ कि निःशुल्क में सेना मिली और उसे भारत में साम्राज्य विस्तार में उसका बड़ा सहयोग मिला, और भारतीय शासक निशस्त्र और पंगु हो गए, उनकी स्थिति खराब हो गई। दिनों दिन उनकी स्वतंत्रता है, अधीनता है, वह स्वतंत्रता छीनती गई और वह ब्रिटिश सरकार के अधीन होते गए। अगर हम देसी रियासतों की हानियों की अगर बात करें कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को तो इतने लाभ हुए, लेकिन अगर देखें तो देसी रियासतों को क्या हानि हुई, तो देसी रियासतों की हानि, सबसे बड़ी हानि तो ये हुई कि अब उनके पास अपनी कोई सेना नहीं रही, तो सामान्यतः शासक वह निशस्त्र हो गए। जो उनके अधीन सामंत हुआ करते थे, सामंत वगैरह एक विशाल सेना तैयार रखते थे हर समय में। राजा का जो सम्मान होता था, सम्राट का जो सम्मान होता था, वह सम्मान समाप्त हो गया और वह एक के बाद एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होते चले गए। और विदेशी संबंध जो है वह संबंध भी अब अंग्रेज़ों द्वारा तय किए जाने लगे। इस प्रकार अगर हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करने से देसी रियासतों को सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि वह निःशक्त हो गए, उनके पास अपनी कोई सेना नहीं रही। विदेशी मामलों में भी वह ब्रिटिश सरकार पर अधीन हो गए, यानी कुल मिलाकर अब वह अपने स्वतंत्र शासक नहीं रहे, बल्कि वह अंग्रेज़ों के अधीन हो गए। साथ ही रेजिडेंट जो थे, उन रेजिडेंटों का इतना अधिक हस्तक्षेप बढ़ गया रियासतों के अधीन कि अब अंग्रेज रेजिडेंट के खिलाफ शासक चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो इस रेजिडेंटों का अत्यधिक हस्तक्षेप बढ़ गया। साथ ही अगर देखें तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इसमें जो शासक हैं कमज़ोर थे, उनको ज़रूर फ़ायदा हुआ कि अब उनके दूसरे शासकों के उत्पीड़न से बचे। लेकिन ऑल ओवर अगर देखें तो उनको भी नुकसान ही हुआ समय के साथ। यानी हमारे शासक एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे और अंग्रेज़ों ने आकर कहा कि हम आपके साथ न्याय करेंगे, और इधर से गठजोड़ करते रहे। और जब तक भारतीयों को ये समझ में आया, शासकों को, कि यार हमारे साथ हो क्या रहा है, और जब ये समझ में आया कि यार हम तो गुलाम हो गए हैं अंग्रेज़ों के, जो ये कह रहे थे वैसा कुछ नहीं है, बल्कि इन्हें तो बड़ी चालाकी से हमारे को अधीन बना दिया। लेकिन फिर उनके पास इतनी शक्ति और संसाधन नहीं रहे, ना उनकी अपनी सेना रही। इसलिए अब भारतीय शासक चाह कर भी अंग्रेज़ों से लोहा नहीं ले सके। इसीलिए हम देखते हैं जब 1857 की क्रांति हुई तो भी भारतीय शासक इतने मानसिक रूप से गुलाम हो गए कि वो अंग्रेज़ों को भारत के से बाहर निकालने के लिए ही नहीं समर्थन ही नहीं किया क्रांतिकारियों का। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा यही कारण था, हानि रही, कि वो मानसिक रूप से इतने गुलाम हो गए कि अंग्रेज़ों को देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता। और अगर वो उस समय रियासतों के शासक अगर साथ देते तो शायद स्थिति अलग होती। तो कहने का मतलब है मानसिक रूप से भी उनको नुकसान हुआ, चाहे वह कमज़ोर शासक रहा हो या मजबूत शासक रहे हो। जो भी संधि स्वीकार करने वाला रियासत थी या राजा था, उसको एक विशाल धनराशि, एक बड़ी धनराशि सैनिक सहायता के लिए दी जानी थी। सेना का वहन उसे खर्च करना होता था। तो इस रूप से अंग्रेज़ों को तो एक बिल्कुल निःशुल्क एक सेना खड़ी करने का अवसर मिल गया, और भारतीय शासकों को एक सेना जिसका उपयोग उसी के खिलाफ किया जाना है, उसके लिए उसे धन खर्च करना था। तो ऐसी स्थिति में सहायक संधि करने वाला राज्य धीरे धीरे आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हुआ, और आर्थिक रूप से वह रियासत दिवालिया हो गई, और प्राय कंपनी को 1/3 भाग आय जो राज्य की होती थी वो सामान्य सैनिक खर्च के रूप में
दी जाने लगी और शासक आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हुए और उनकी स्थिति भी दयनीय होती चली गई। और साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शक्तिशाली होती चली गई। भारतीय सेना का प्रयोग अब भारतीय शासकों के लिए ही किया जाने लगा और साथ ही साथ भारतीय शासक पंगु हो गए और भारतीय शासकों की सेना को जब चाहा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रूप में उसका प्रयोग किया। और अंततः हम देखते हैं कि जब लॉर्ड डलहौजी ने आगे चलकर अब ब्रिटिश साम्राज्य का जिस प्रकार से विस्तार किया, उससे भारतीय शासकों में चिंतित जरूर कर दिया भारतीय शासकों को। लेकिन 1857 की क्रांति जो हुई उसमें शासकों ने किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। जनता ने क्रांतिकारियों के लिए शासक अंग्रेजों के ही समर्थक बने रहे, शासकों के ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। इसके पीछे भी क्योंकि अंग्रेज शासक इस बात को समझ चुके थे कि उनके पास किसी प्रकार की कोई सेना नहीं है। तो इस प्रकार अगर देखें तो सहायक संधि जो प्रथा थी उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ और उन्हें एक निःशुल्क में एक सेना खड़ी करने का और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने का अवसर मिला। और भारत में भारतीय शासकों की सबसे बड़ी हानि थी कि वह निशस्त्रीकरण हो गए, निःशक्त हो गए, उनका साम्राज्य उनका नहीं रहा। अब उनकी स्वतंत्रता छीनती चली गई और अंततः वह अंग्रेज़ों के अधीन हो गए और उनकी सेना उन्हीं के खिलाफ प्रयोग ली जाने लगी। इस प्रकार सहायक संधि वेलेस्ली की एक महत्वपूर्ण संधि प्रथा थी जो यहाँ के शासकों के साथ की गई और जिसमें सीधी बात थी कि संधि करने वाला राज्य है, रियासत है, उसे एक सेना रखनी, सुरक्षा सेना रखनी होती थी, शांति सेना रखनी होती थी, जिस पर पूर्ण नियंत्रण अंग्रेज सरकार का होता था और उसका आर्थिक बोझ है, वहन है, आर्थिक रूप से जो खर्च है वह उस राज्य की रियासत के या उस शासक को करना था। तो इस प्रकार जो संधि करने वाला राज्य है वह धीरे धीरे अंग्रेज़ों के अधीन हो गया और उनकी स्वतंत्रता छीनती चली गई।